तो देखो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है हमारा क्या, ऑक्सीजन फैमिली। ओके। तो देखो बच्चों, इस ऑक्सीजन फैमिली में हम जो इस फैमिली से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, मीन्स मेंबर्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा इन मेंबर्स के जो कुछ कंपाउंड्स हैं मेनली सल्फर के, उनकी भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली का अदर नेम क्या है। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन फैमिली का एक और नेम है, और वो नेम है क्या, चालकोजेंस, है ना, ये भी नेम से जाना जाता है। अब आता है कि चालकोजेंस क्या नाम है, मतलब क्यों कहा गया है इनको चालकोजेंस। तो एक्चुअली चालकोस मतलब होता है ओर्स, है ना, और जीनस मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें चालकोजेंस, तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो चालकोजेंस का मतलब ये हो गया ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स, है ना, कि ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। अब इनको ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर आप ओर्स देखें, है ना, कि ऑक्साइड ओर्स आप पढ़ते हैं, कि ऑक्साइड ओर्स में आप देखते हैं कि चाहे वो एल्यूमिना हो, और चाहे हेमेटाइट हो, चाहे मैग्नेटाइट हो, बहुत सारे ओर्स, MnO2 हो, पायरोलिसाइट, मतलब, तो आप देखोगे मैक्सिमम जो मेटेलिक एलिमेंट्स है वो ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम सल्फाइड की बात करें, है ना, सल्फाइड्स ओर, तो आप देखोगे जितने भी पायराइटीज हैं, जैसे कि CuFeS2, कॉपर पायराइटीज, आयरन पायराइटीज, है ना, सिल्वर ग्लांस, तो बहुत सारे जो ओर्स हैं वो सल्फाइड फॉर्म में भी मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ओर्स जो हैं या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं या सल्फाइड्स के फॉर्म में। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि जो ऑक्साइड्स हैं, सल्फाइड्स ओर्स हुए हैं, वो एक प्रकार के इस फैमिली मेंबर के क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। और इस तरह से इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या, चालकोजेंस। ओके, तो ये तो था चालकोजेंस के बारे में। अब हम आ जाते हैं कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट क्या है। तो जनरल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, है ना, तो बताओ कैसा होता है। तो अगर आप इसमें देखोगे कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इन एलिमेंट का, और वो है क्या, NS2 NP4, मतलब कुल मिला के इनके आउटर मोस्ट में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ग्रुप से केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और अगर हम इनके कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो क्या आएगा ये। तो हम सभी मेंबर्स का एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं एक बार। तो देखो पहला मेंबर है इसमें क्या, ऑक्सीजन O8। हम पूरा ना लिख के इस तरह से लिखेंगे, हीलियम 2s2 2p4, है ना। फिर आ जाता है सल्फर 16, तो 10 तक किसका हो गया, नियोन। फिर आ जाएगा 3s2 3p4। फिर आता है Se, अगर हम इसमें 18 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 34। तो यहाँ 18 तक आर्गन 3d10, है ना, 4s2 4p4। फिर यहाँ जाते हैं टेल्यूरियम, फिर 18 जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 52। यहाँ आर्गन 18, नहीं, क्रिप्टॉन आ जाएगा 36, 36 ही हो गया। और यहाँ जाएगा 4d10, है ना, 5s2 5p4। फिर इसके बाद आते हैं पोलोनियम,
32 जोड़ दें हम यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 84। तो जिनोन 54 तक ये हो गया 4F14 5D10 6S2 6P4। और एक और लास्ट एलिमेंट है जिसे बोला गया है लिवर्मोरियम। क्या बोला गया बच्चों? इसका लास्ट जो एलिमेंट है वो है लिवर्मोरियम Lv। और अगर हम इसमें 32 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 116। और इसमें लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा मतलब ये रेडॉन, और यहाँ करेंगे हम 5F14 6D10 7S2 7P। तो इस तरह से कुल मिला के अगर आप देखें तो इस ग्रुप में 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो पोलोनियम तक लेंगे क्योंकि ये केवल एक सिंथेटिक एलिमेंट है, इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ नहीं है। तो इस तरह से कुल मिला के आप सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो आ रहा है NS2Np4। ओल्ड स्टाइल सिटी पोल, इसको कैसे याद रखना है? देखो ओल्ड, ठीक है, स्टाइल सिटी को एस, ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल सिटी में एस ई ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, एस ई सिटी की फॉर्म है ना कि सिटी सिटी और फिर पोल, ठीक है। ये किसका हो गया? ओल्ड ओ स्टाइल एस, सिटी का मतलब एस ई और टी ई, और पोलोनियम और लिवर्मोरियम। तो ऐसे याद कर लेना है। और आपको मैंने पहले बताया है कि पी ब्लॉक में जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आता है ना एक एलिमेंट के बाद दूसरा, वो आता है 8 18 18 32 32। एक का आपको एटॉमिक नंबर याद कर लेना है ऑक्सीजन का OH। बस आप एक बार 8 जोड़ दें, 2 बार 18 18 और 2 बार 32, तो पूरे ग्रुप का इस तरह से एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम लेंगे इनके अक्यूरेंस के बारे में, ठीक है, कि अक्यूरेंस का मतलब ये हुआ कि ये किस फॉर्म में मिलता है कौन सा एलिमेंट। तो आप देखोगे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, है ना, तो ऑक्सीजन 2 फॉर्म में मिलता है, O2 एंड O3 के फॉर्म में। ये बता दूं कि जो ऑक्सीजन है ना, ठीक है, इज मोस्ट फर्स्ट मतलब मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। समझ गए ना, अर्थ क्रस्ट का सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ये मिलता है 46.6% बाय मास। बात समझ रहे हो कि अगर हम अर्थ मिट्टी का 100 किलोग्राम लें तो उसमें 46.6 ग्राम तो क्या निकलेगा बच्चों? ऑक्सीजन। इतना देखोगे आप, चाहे सिलिकेट्स हो या सिलिका रेत हो, मिट्टी हो, पानी हो, इन सब में ऑक्सीजन भरी हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गया किस में? अर्थ क्रस्ट में। और अगर इन एयर की बात करें, एयर में है 20.946% वाई वॉल्यूम, लगभग 21%। अगर हम ये कहें, ठीक है, कि ये एयर में 21% के करीब क्या है? ऑक्सीजन वाई वॉल्यूम। बाकी ओजोन, O2 O3 ये सब ऑक्सीजन के फॉर्म है। इस तरह से ऑक्सीजन एयर में मतलब O2 O3 के फॉर्म में है 20.946 बाई वॉल्यूम। तो ये ऑक्सीजन का अक्यूरेंस है ना। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर बहुत ही रेयर है। अगर हम इसकी बात करें कि अर्थ क्रस्ट में, है ना, तो अर्थ क्रस्ट में जो है 0.03 से 0.1% तक, ठीक है। तो इस तरह से सल्फर अर्थ क्रस्ट में मिलता है और इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, कि सल्फर जनरली ऊर्स के फॉर्म में मिलता है। तो कंबाइंड फॉर्म की बात करें, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ सल्फर तो कौन कौन से हैं? अगर आप देखें तो एक तो पायराइटीज होते हैं,
है ना, चाहे वो आयरन पायराइटीज हो, पायराइटीज। ओके ठीक है। तो देखो बच्चों कि सल्फर पायराइटीज ओर की फॉर्म में मिलता है। बहुत सारे पायराइटीज ओर आप पढ़ोगे, है ना, जैसे कि CU FeS2 है या FeS2 है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो सल्फर है ना, और वो जिप्सम के फॉर्म में भी मिलता है। जिप्सम जानते हो ना, CaSO4 इंटू 2H2O, है ना। इप्सम, तो इप्सम के फॉर्म में अगर आप देखें तो जिप्सम और इप्सम में, तो इप्सम जो होता है वो है MgSO4 इंटू 7H2O। तो इस तरह से सल्फर के कई और फॉर्म है। इसके अलावा सल्फर फ्री स्टेट में भी मिलता है। ल्यूसियाना देश है अमेरिका का जहाँ पर ये मिलता है। तो इस तरह से इसके और अलावा अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में भी सल्फर कुछ होता है अमाउंट में, है ना। वॉल्केनिक डस्ट में भी सल्फर H2S के फॉर्म में होता है, SO2 के फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी में भी होता है प्रोटीन में, है ना। इसके अलावा अगर आप नेचुरली देखें तो एग्स में भी मिलता है, गार्लिक है, ओनियन है, मस्टर्ड है, और ठीक है बूल्स हैं, हेयर हैं, इन सब में सल्फर होता है। इसके अलावा बाकी जो मेंबर हैं SCTE, ठीक है, तो ये जो है ज्यादातर सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, फॉर्म मिलते हैं। तो बाकी इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं लेनी। तो दो एलिमेंट अच्छे से ध्यान रखने हैं, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ये सल्फाइड सेलेनाइड ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। और आप देखते हैं कि जो पोलोनियम होता है ये एक रेडियो एक्टिव है, और ये यूरेनियम और या फिर कहें थोरियम डीके प्रोडक्ट है। मतलब इन एलिमेंट का जब डीके होता है यूरेनियम का, थोरियम का, तो यहाँ पर बनता है, बाकी नेचुरली नहीं होता। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो हो गई इनकी अक्यूरेंस के बारे में, जो कि मैंने आपको बताई कौन किस फॉर्म में मिलता है। तो आपको ऑक्सीजन जो है इस तरह से अर्थ क्रस्ट में कितना % है ना, ईयर में क्या है, सल्फर किस फॉर्म में मिलता है। तो ये तो हो गई इनकी अक्यूरेंस के बारे में। अब हम आगे आ जाते हैं, बढ़ते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या है इस ग्रुप में। अगर आप देखें तो यहाँ पर नेचर के बारे में आ जाते हैं, नेचर एंड स्टेट, है ना, कि कौन किस नेचर का है और कौन सी स्टेट में। तो पहले तो बता दूं कि जो O है आप जानते हैं O2 और O3, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। इसके अलावा जो सल्फर है वो S8 S6, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ध्यान रखो ये दोनों क्या है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। इसके अलावा अगर हम आते हैं SETE, ठीक है, तो ये भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और SeV8 TeV8 इस तरह से क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है ये। हालांकि इनके बहुत सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, तो कुछ में मिलता है SE8 TE8। और दोनों के दोनों ये जो हैं, है ना, दोनों एलिमेंट क्या हैं, मेटेलॉइड्स। क्या है, मेटेलॉइड्स। बाकी जो बच्चा पोलोनियम हो या फिर लिबरमोरियम हो, ये सब क्या है बच्चों, मेटालिक एलिमेंट्स, और क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। मतलब रेडियो एक्टिव डीके से बनते हैं, रेडियो एक्टिव है। और यही रीजन है कि जो ये दो एलिमेंट हैं लास्ट के, और इनकी ज़्यादा स्टडी नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। तो हमें यहाँ पर जो मेन प्रॉपर्टीज़ देखनी है वो हमें ऑक्सीजन से पोलोनियम तक की दिखेंगी। पोलोनियम में भी सभी प्रॉपर्टी नहीं दिखेंगी हमें,
तो ये इस तरह से याद रखना है। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटालिक एलिमेंट, Fe और Te क्रिस्टलाइन सॉलिड और मेटेलॉइड्स हैं। पोलोनियम लिबर्मोरियम ये दोनों क्या है बच्चों, मेटल होते हैं, रेडियो एक्टिव हैं, क्रिस्टलाइन मेटालिक क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, और वो है क्या बच्चों, इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखें कि इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, इनका जो वेरिएशन है लगभग वही है जैसा नाइट्रोजन ग्रुप में देखा था आपने, कि जैसे हम पहला लेते हैं क्या, एटॉमिक रेडियाई के बारे में, है ना। तो एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में नीचे की तरफ इंक्रीज होती है, तो अगर आप इनमें भी देखोगे तो लगातार इंक्रीज हुई है, बस लास्ट में जो टेल्यूरियम और पोलोनियम है इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखते, लेकिन इंक्रीज है। मतलब सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा, ठीक है, Fe से बड़ा है Te, और इसके बाद है पोलोनियम। तो अगर आप इनकी कोवेलेंट रेडियस देखें, है ना, तो ये 66 पिकोमीटर है, तो ये 104 है, तो ये है 117, है ना, तो ये है 137, और ये है 146। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ज़्यादा मेजरेबल चेंज नहीं आया। इसका रीज़न है यहाँ पर क्या बच्चों, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे जाए तो जो साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है साइज में कोई मेजरेबल चेंजेस नहीं आते। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टेल्यूरियम तक तो साइज बढ़ी है और एक मेजरेबल कंडीशन में, लेकिन लास्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। फिर हम आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपने ग्रुप में पढ़ी है कि नीचे की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और वो ये इस ग्रुप में भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ से ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर Fe, फिर Te, और फिर क्या दिखता है, पोलोनियम। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लगातार डिक्रीज हुई है। बस इतना है कि लास्ट के जो मेंबर्स हैं उनका डिक्रीज होने का जो रेट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि साइज में ज़्यादा मेजरेबल चेंज नहीं आए। अगर आप यहाँ देखें तो 1314 है ना, और अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 1000 है, और इसकी है 941, इसकी है 869, और ये है 813। तो यहाँ पर भी देखो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है, किलो जूल पर मोल में है। और ये जो रेडियस लिखी है कोवेलेंट, ये पिकोमीटर में लिखी हुई है। तो ये इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। तीसरा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, डेल्टा HEG, या हम इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि बस चेंज आपको साइन में करना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है बच्चों। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर नहीं हो पाता ऑक्सीजन में, जिसके कारण ये इफेक्ट पड़ता है। और सबसे ज़्यादा सल्फर की है, क्योंकि ये साइज में ना तो बहुत बड़ा है और वीकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन में है। तो ऑर्डर अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा है सल्फर का, ठीक है, फिर पोलोनियम है, टेल्यूरियम है, सेलेनियम, और फिर आता है क्या यहाँ बच्चों, सल्फर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप देखो, सॉरी सल्फर क्या, ऑक्सीजन लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में है ऑक्सीजन। अगर आप देखेंगे तो ये 200, ठीक है, इसकी जो है सल्फर की सबसे ज़्यादा है। फिर आप इसके बाद चले जाए तो SETE, अच्छा सॉरी एस यहाँ से डिक्रीज हुई है, तो फिर आ जाएंगे यहाँ पर हम SETE, फिर PO, हालांकि बिल्कुल लगातार, बस ऑक्सीजन एक्सेप्शनल है। तो ये है 194 माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख रहा हूँ, ये 190, ये है 174, और ये है 141। अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखो तो ये लिखी जाएगी 200,
ये 194 हो गई, ये 190 होगी, 174 होगी, 141, सबकी निगेटिव है, लेकिन सबसे कम निगेटिव कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। तो इसका रीजन है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये जो वैल्यू कम आने का रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2p4, ठीक है, ऑर्बिटल्स, एंड ठीक है एब्सेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल्स। देयरफॉर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, ठीक है, मोर रिपल्सन बाय, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देन अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन में जो है तो जो है डी ऑर्बिटल नहीं है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कहीं ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है और जिसके कारण ही इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी का। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम जानते हैं कि वही है न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ऑफ एलिमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इन मॉलिक्यूलर स्टेट। मॉलिक्यूल बना हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस ग्रुप पर थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर Fe, फिर सल्फर आता है, फिर Te, फिर क्या आएगा बच्चों? पोलोनियम। मतलब थोड़ा सा सल्फर से ज्यादा है किसकी? सेलेनियम की। अगर आप इनको देखेंगे तो 3.0 है ना, ये जो वैल्यू थी यहाँ पहले बता दूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में थी। तो इसी तरह से तो ये ऑक्सीजन की होती है, फिर ये है 2.44, इसकी 2.48, सॉरी इसकी ऐसी 2.48, ये है 2.44 सल्फर की, फिर 2.01, ठीक है, और ये है 1.76। तो यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन दिख रहा है। रीजन ये है कि साइज सेलेनियम की जितनी बढ़नी चाहिए थी उस लेवल से नहीं बढ़ी, तो न्यूक्लियर और प्रोटॉन 18 बढ़ गए, तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाने के कारण ऐसा दिखता है ना। फिर हम आ जाते हैं, अगर इनकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में, तो देखो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इनकी पैकिंग, इनकी स्टेट, इन सब पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप देखें तो आपको क्या ऑर्डर मिलेगा, तो ये लगातार यहाँ सब तो बढ़ा है। देखो ऑक्सीजन से ज्यादा है सल्फर, वैसे भी ऑक्सीजन गैस है, सल्फर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है ना। फिर अगर हम Fe की बात करें, सल्फर के बाद Se का बढ़ा हुआ है, Se से ज्यादा T है, लेकिन पोलोनियम यहाँ बीच में आ जाता है और फिर आता है T। एक्चुअली ये मेटालिक एलिमेंट है और ये कोवेलेंट क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, जिसके कारण ये एक्सेप्शन आ जाता है। और इसी तरह से अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर है, आपको अलग अलग याद नहीं करना, इन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का यही ऑर्डर याद रखना है, कि वैल्यू भी याद नहीं रखना। बात यहाँ तक क्लियर है? तो ये इनकी आपने देखा कौन सी प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, एक इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। एक चीज और हम डिस्कस कर लें इसी के साथ, और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, इन एलिमेंट की। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, एंड आल्सो कॉन्फ़िगरेशन, कि जो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो इस पर डिपेंड करती है कि उन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो किस तरह से अरेंज है। हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा है कि पी ब्लॉक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो अपने ग्रुप नंबर से 2 कम हो जाती हैं, और उसका रीजन मैंने आपको बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये यहाँ पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलता है। अगर आप इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर हम है, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है इनका
और ये है क्या बच्चों, NH2NP4। तो कुल मिला के यहाँ देख रहे हैं कि 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर क्या है बच्चों, ये इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी जो मैक्सिमम अगर कहें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलेगी, ठीक है, और वो होती है क्या बच्चों, +6। वैलेंसी मैक्सिमम 6 तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास केवल 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो ये जो एलिमेंट हैं +-2 +4 +6, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे +-1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं, स्टेट्स और shown by, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर। अब हम एक एक करके समझेंगे कि जब +2 है तब ये किस तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे, क्या स्ट्रक्चर है। तो देखो +-2 की बात करें तो अगर आप इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और P में कितने हैं बच्चों, देखो 4 है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्डिंग करते हैं, तो इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, समझ गए ना। ये तो इनमें क्या दिखेगा, हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे कि हम कहें कि ये है H2O, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये तो रह गए लोन पेयर के फॉर्म में, क्या हो गए ये लोन पेयर्स। और 1 इलेक्ट्रॉन ये है और इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ किसका जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर H2O का जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको वो ऐसे दिखेगा, वी शेप। क्या है ये, वी शेप बैंड स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे वो है -2, लेकिन अगर मैं कहूँ OF2 बन रहा है ना, रहेगा वी शेप ही, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। तो ये तो अपन जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रखता है, और अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ जाए तो वो क्या रखता है, +2। अब बात की जाए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो स्टेबिलिटी तो अपन ने वहाँ भी देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ -2, ठीक है, स्टेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। ये मतलब इस ग्रुप का एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ज़्यादा स्टेबल मतलब -2 ज़्यादा स्टेबल होगी देन सल्फर, इससे कम स्टेबल सेलेनियम, इससे कम स्टेबल टेल्यूरियम, और लगभग पोलोनियम में तो नहीं मिलती, अगर मिलेगी भी तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, अनस्टेबल। जैसे हम ये कहें कि कंपाउंड्स की बात करें तो H2O, H2S, H2SC, ठीक है, H2PE और H2PO। तो इस तरह से -2 की स्टेबिलिटी है। और इसी तरह से अगर हम कहें कि ठीक है स्टेबिलिटी ऑफ +2, तो ये हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि प्लस का मतलब है अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तैसे तैसे में +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी। इसका मतलब है ऑक्सीजन +2 से ज़्यादा सल्फर +2 होगा स्टेबल, इससे ज़्यादा Fe+2 होगा, है ना, इससे ज़्यादा Te+2 होगा, इससे ज़्यादा, ठीक है, अगर हम जाएं तो पोलोनियम +2 होगा। जैसे हम, ठीक है, किसी भी एक कंपाउंड को लेके चलें कि मान लो OF2 है तो इससे ज़्यादा SF2 स्टेबल हो जाएगा, इससे ज़्यादा SeF2 हो जाएगा, इससे ज़्यादा TeF2 हो जाएगा, इससे ज़्यादा पोलोनियम में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पोलोनियम में मिलेगी, पोलोनियम ऑक्साइड स्टेबल होता है थर्मली। तो ये +4 की स्टेट, ठीक है, +2। अब हम आ जाते हैं +4 स्टेट। तो देखो बच्चों +4 स्टेट में अगर आप देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और
यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है और वो कहाँ पहुंच जाता है, डी ऑर्बिटल। तो यहाँ ये कहलाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ऑक्सीजन ग्रुप में जो +4 स्टेट मिल रही है वो किस एक्साइटेड स्टेट से मिल रही है, तो आपको ध्यान रखना है ये मिल रही है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मींस पहला इलेक्ट्रॉन पी से एक्साइटेड होके डी में गया है ना। और यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन की बात मैं करूं तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, sp3d, एक लोन पेयर है, जैसे कि SF4 बनी है ना, तो SF4 में एक लोन पेयर रहेगा, बाकी जो पेयर है ना, डी ऑर्बिटल हो या इसके जो ये हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और हम ये कहें कि यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दे के पेयरिंग करके, और एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि 4, तो यहाँ पर ये लोन पेयर है। क्या है ये, लोन पेयर। बाकी सब के सब ये क्या है बच्चों, बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब है कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो आपने देखा होगा सीसॉ स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि लोन पेयर इक्वाटोरियल पोजीशन में रहेगा तो अपने आप को ज्यादा क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। क्योंकि जो इक्वाटोरियल पोजीशन में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऐसे में यहाँ पर ये लोन पेयर है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, खुली संरचना बोली जाती है इसकी। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि लोन पेयर अगर हम इक्को एक्सियल में रखेंगे है ना, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पर आ जाने से एक तो यहाँ पर एस कैरेक्टर भी कम है इक्वेटोरियल पोजीशन में, और दूसरा होता है सॉरी एक्स कैरेक्टर ज्यादा है इक्वेटोरियल पोजीशन में, और दूसरा है रिपल्सन भी कम है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा लोन पेयर के प्रति सल्फर का, जिससे इसकी एनर्जी कम रहेगी और ये अपने आप को इसी स्टेट में स्टेबल बनाता है। फिर आता है स्टेबिलिटी। अगर आपसे पूछी जाए तो बस वही ध्यान रखना है कि चूंकि ये पॉजिटिव है तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ एलिमेंट। जितना बड़ा साइज का एलिमेंट उतनी ही स्टेबल मिलेगी। ऑक्सीजन में तो होती नहीं है, तो सल्फर 4+, इसका मतलब है Se4+, है ना, Te4+ और पोलोनियम 4+ तक मिलेगी। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, मीन्स इनसे बने हुए कंपाउंड की ये स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो है SO2 है तो SeO2 है, थर्मल नेचर बढ़ता जाएगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, और इस तरह से ये इनकी जो है, हम इसके बारे में देखें तो ये है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से +4 स्टेट में होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, सीसॉ स्ट्रक्चर होगा, एक लोन पेयर होगा। एक और बचती है और वो है +6 स्टेट, है ना। तो +6 स्टेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा s में, और एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक ये है, और b में कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके होंगे, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाएगा वो होगा sp3d2। और जब SF6 अगर बनता है ना, तो SF6 बनेगा तो आप देखोगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें कोई भी लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा है हमें। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ठीक है, और एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब अगर हम पेयरिंग की बात करें तो एक यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ गया, एक यहाँ 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 जुड़ गया, और एक यहाँ। तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, सभी बॉन्ड पेयर हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरह का होगा कि यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, ऐसे। ये कहलाता है क्या, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर।
अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सल्फर होता है, तो हम ये ध्यान रखें कि जो स्टेबिलिटी है ना बच्चों इसकी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ +6 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो है +4 जो स्टेट, +6 स्टेट है वो कम स्टेबल होगी, क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि सल्फर आप देखोगे SF6, SeF6 और TeF6 में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बात क्लियर है? तो इस तरह से, और ये देखने को मिलता भी है, सल्फर सबसे ज्यादा इनर्ट, थर्मली स्टेबल, हाइड्रोलाइज ना होने वाला होता है। इस तरह से हमें इनकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है। और ये बता दूं कि +6, ठीक है, ओनली ऑक्सीडाइजर, मतलब +6 स्टेट जो है केवल ऑक्सीडाइजर होगी, ये इलेक्ट्रॉन ले सकती है, निकाल नहीं सकती। मतलब हम ये कहें कि ये है SO3 हो, चाहे SeO3 हो, चाहे TeO3 हो, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजर होंगे और इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि +6 अनस्टेबल होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ज्यादा अनस्टेबल होगी, और वो अपने आप को उतनी ही लोअर स्टेट में लाना चाहता है। ये बता दूं, +2 है, +4 है, -2 है, -1 है, ये सब क्या हो सकती हैं, रिड्यूसर भी एंड ऑक्सीडाइजर भी। और ज्यादातर रिड्यूसर, मतलब +4 स्टेट ज्यादातर रिड्यूसर होती है, बट इनकी जो रिड्यूसिंग नेचर है, समझ गए ना बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर जो है आप देखोगे डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अगर 4+ से 6+ में जाएंगे तो वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लगेगा। तो एलिमेंट जब +6 लाना ही नहीं चाहता, इसलिए वो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होगा SO2, फिर SeO2, फिर TeO2, और सबसे वीकेस्ट हो जाएगा पोलोनियम, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। वो नहीं चाहेगा कि +4 +6 चेंज हो और कोई इलेक्ट्रॉन इनसे निकले। तो इस तरह से, और केवल -2 की बात की गई हो तो -2 ओनली क्या होती है बच्चों, रिड्यूशन। ये अपने आप से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर जो होगा नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब ये है O-2 से ज्यादा सल्फर रिड्यूसर, उससे ज्यादा Fe रिड्यूसर, उससे ज्यादा Te रिड्यूसर, उससे ज्यादा पोलोनियम। -2 मतलब H2O से अच्छा रिड्यूसर है H2S, इससे अच्छा H2Se, इससे अच्छा H2Te, और इससे अच्छा H2, समझ गए ना। तो +2 स्टेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग क्या है, तो यहाँ पर गलती किया +2, और यहाँ पर ये है, ठीक है, -1 रिड्यूसर ऑक्सीडाइजर है, लेकिन -2 ओनली, और ओनली क्या है बच्चों, ध्यान रखें, रिड्यूसर। तो इस तरह से हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी है ऑक्सीजन ग्रुप के मेंबर्स। तो ये है कुछ, पहले हमने देखा एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगला जो टर्म हम यूज करेंगे उसमें हम इनके केमिकल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय।